धन्यवाद राजीव जी। ममता बनर्जी के जो कथन अभी हमने सुना, तो जो उन्होंने कहा है कि मैं लड़ाकू हूँ और जीवन में बहुत बार सीपीएम ने पीटा है, पिटाई की है, ये बात बिल्कुल सही है। और उनके जुझारू और लड़ाकू चरित्र को तो हमने बीते दिनों बंगाल के चुनाव में देख ही लिया। और जिस तरीके से, जिस ढंग से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार से उबरने में भी शायद बहुत अरसा लगेगा, वक्त लगेगा। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी बनारस क्यों आई। मैं आपको बता दूं कि बंगाल और पूर्वांचल और बनारस का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत गहरा रिश्ता है। जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था तो बिहार और पूर्वांचल का ये हिस्सा सारा का सारा बंगाल के साथ में होता था। आप पुराना अगर देखेंगे तो आज भी पहले भी होता था। बंगाल से बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग पढ़ने के लिए बनारस आते थे। और गुरुदेव से लेकर के और बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी आंदोलन में जितना भी बड़ा अड्डा था बंगाल के क्रांतिकारियों का, उनका दूसरा घर बनारस था। तो बनारस आज आज भी जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसमें वहां बस गए, पुश्तैनी तौर पर बंगला लोग वहां रह रहे हैं। हजारों परिवार आप जाएंगे गांव में तो बंगला संस्कृति आपको वहां बहुत ही प्रभाव। मैं तो वहां गया हूं, चुनाव कवर किया है। तो बनारस में, गाजीपुर में, आसपास के इलाके में बहुत बंगला परिवार हैं और बंगला मतदाता हैं। और अखिलेश यादव के साथ उनका जो रिश्ता है वो हम जानते ही हैं, पिछले चुनाव में भी था। और पिछले 5-7 वर्षों से तो एनसीपी और अखिलेश यादव की पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ उनका निकट का रिश्ता है। और शायद जो अभी बात हो रही थी कि मोदी जी 2-3 दिन डेरा क्यों डालेंगे, देखिए दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। मोदी बनारस का अपना इलाका है, वहां से वो जीते हैं और ममता वहां बैठी हैं। ममता वहां जाएं, बंगाल का अभी जो ताजा अनुभव है, तो मोदी जी जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बनारस में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को पटखनी मिले। और अगर बनारस में पटखनी मिलती है तो इसका मीडिया में और राजनीतिक विश्लेषक किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी चीज अब आते हैं कि चूंकि अब 6 चरण हो गए हैं और आपने इस आज के चरण की जो बात है मैं वहां से समाप्त करूंगा, लेकिन दूसरी बात मैं एक और कहता हूं कि हमने अभी तक के सारे 6 चरणों में ये देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 2017 का जो मत प्रतिशत है वो तो नहीं प्राप्त कर सकती। डबल इंजन की सरकार में अगर ये 2012 पे भी पहुंचते हैं, क्योंकि 17 वाला वोट बैंक तो इनका नहीं आ रहा है, हम ये मान लें कि समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक में जो एक स्विंग करता है, जो एक परिवर्तनशील मतदाता होता है, वो 5-7% भी होता है। तो हम अगर ये मान लें कि जो मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का 2017 में था, अगर वो उससे केवल 5% कम पाती है, केवल 5%, तो उसमें कितना नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी की करीब करीब 190 के सीटों के आसपास आता है। और अगर 5% आप समाजवादी पार्टी को बढ़ा दीजिए तो वो 190 पे पहुंच जाता है। अब मैं ये मानता हूं कि केवल 5% ही कम नहीं होगा, क्योंकि उस मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी है, उस मुकाबले में कांग्रेस भी इस बार बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। और मोदी जी के महिलाओं वाले वोट बैंक में, पिछले चुनाव में मोदी जी के महिलाओं के बीच में बड़ी अच्छी लोकप्रियता थी, इस बार वो तिलिस्म दर का है, वो उनकी छवि खंडित हुई है। तो महिलाओं के बीच में कांग्रेस बड़ी लोकप्रिय हुई है। अगर मैं ये मान लूं कि 7.5% जो मत हैं, अगर वो वोट कम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो 152 पे पहुंच जाती है और समाजवादी पार्टी 235 के आसपास पहुंच जाती है। और बहुत मैं अतिरिक्त रूप से समाजवादी पार्टी के नजरिए से आशावादी होना चाहूं, यानी उनके समर्थकों के नजरिए से, तो अगर 10% कम करें, क्योंकि अगर 4-5% समाजवादी पार्टी ले जाए, 2-3% बहुजन समाज पार्टी ले जाए, 1-2% कांग्रेस ले जाए, यही अनुपात बनता है। तो 10% कम होता है तो एसपी के 286 के आसपास पहुंचता है। ये गणित आप देखिए, क्योंकि अब एक छोटे से 1 घंटे के शो में एक एक सीट का गणित तो लगाना कठिन है। तो लेकिन समाजवादी पार्टी के 286 और बीजेपी के 103 के आसपास ये मत प्रतिशत के आधार पर सीटों का जो
खुलासा होता है या गणित होता है वो 103 है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम अब तीनों सबको भी एक और देसी किस्म का गणित का फॉर्मूला जो अक्सर हम लोग चुनाव में लगाते रहे हैं कि इन सब का औसत भी कर दें, तो जो ये गणित आ रही है कि 150 सीटों का नुकसान करीब करीब भारतीय जनता पार्टी को तो हो रहा है। आज मैं एक शो में था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 100 सीटें भी कम हो जाएंगी तो भी हमारे सरकार बनेगी। तो ये कोई 100 सीटों का कोई अतिरिक्त कोई सीमा रेखा तो है ही नहीं। भाई 100 अगर हो सकती है तो 125 क्यों नहीं हो सकती, और 125 हो सकती है तो 150 क्यों नहीं हो सकती, 75 भी हो सकती हैं, मैं ये मानने को तैयार हूं। तो दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात, अब मैं केवल जो आज जो खत्म हुआ है, आज मतदान के बाद जो मेरी जो सूचनाएं हैं या जो मेरा थोड़ा बहुत वहां उस इलाके में चुनाव कवरेज का अनुभव कहता है, वो ये कहता है कि करीब करीब 15-17 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर है। और आप अगर कहें तो मैं उनकी सीटों का नाम भी गिना देता हूं। ये है, देखिए कुशीनगर में तो डायरेक्ट फाइट है, लेकिन बलरामपुर की गैसड़ी और उतरौला सीट है, ये 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर है। वहां त्रिकोणीय संघर्ष है। बलिया में आप बांसडीह, रसड़ा और फेफना है, इन तीनों जगहों पर तीसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। देवरिया में रुद्रपुर एक जगह है, जयशंकर जी बताएंगे कि अभी चूंकि उस इलाके में है। बस्ती में हर्रैया और महादेवा और रुधौली, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी दूसरे या तीसरे स्थान के बीच में कहीं संघर्ष करती नजर आती है। संत कबीर नगर में मेहदावल, खलीलाबाद में दोनों जगहों पर त्रिकोणीय संघर्ष है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान से भी थोड़ा नीचे आ रही है। महाराजगंज में नौतनवा और फरेंदा, 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बागी फैक्टर है, रिबेल फैक्टर है, और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। अंबेडकर नगर की सभी 5 सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला है, और भारतीय जनता पार्टी वहां दूसरे स्थान पर, एक आध जगह को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर दूसरे स्थान पर भी नहीं है, जो आज की स्थिति है। इसके अलावा पिपराइच है, सहजनवा है, चौरी चौरा है, खजनी है, बांसगांव है, ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। तो जब लगभग 20 सीटें मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका अर्थ ये है कि 57 में से 20 तो आपकी ये गई, 57 में से 20 गई। बाकी जयशंकर जी और स्थानीय स्तर पर चूंकि वहां हैं और वो हम सबकी आंखों से वहां इस चुनाव को देख रहे हैं तो बताएंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये गणित हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये फेज भारतीय जनता पार्टी पे बहुत भारी पड़ने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जयशंकर जी आपके पास आऊं, लेकिन उनसे पहले